हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का 300 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का जो सीरीज चल रहा है उसका सेट नंबर 11 और इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें हम लोग और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देख लेंगे। उसके बाद हम 300 क्वेश्चन का सभी का मिक्स करके मास्टर वीडियो तैयार करेंगे ताकि आप रिविज़न कर सकें। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि जियातरंग आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो जियातरंग आंदोलन अगर बात करें कि प्रारंभ कहाँ से हुआ था तो ये नागालैंड में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बनता है। इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि जानना चाहिए, पेपर में कई बार पूछा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के लिए रानी गौडेल्यू नागालैंड की क्रांतिकारी आंदोलन चलाया जिसे जियातरंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। रानी गौडेल्यू ने अपने नागा साथियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन दिया। 1932 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 14 वर्ष के जेल में भी इनको रखा गया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें नागाओं की रानी कहकर पुकारा था। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया कि किसने रानी गौडेल्यू को नागाओं की रानी कहकर पुकारा था, तो जवाहरलाल ने, ये ध्यान रखिएगा। 1982 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, भारत में जनजातीय विद्रोह एवं संबंधित प्रमुख क्षेत्रों का कौन सा जोड़ा बेमेल है, यानी कि गलत तरीके से मैच किया गया, वो हमें देखना है। तो चारों ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखोगे तो पाइका विद्रोह मैंने बताया था उड़ीसा में, ठीक है। अगर आपने हमारे जनजातीय विद्रोह वाली वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख रहे हैं, आपको याद हो जाएगा कि किस तरह से हम याद करते हैं। जैसे पाइका है तो पैसा है, पैसा उड़ाया जाता है, उड़ाओ मत, इस तरह से हमने याद किया था। कोया विद्रोह आंध्र प्रदेश में होता है। दीवान वेलुथम्पी विद्रोह, वेलुथम्पी जो है ये आपका मैसूर हो जाएगा। और पॉलीगारो का विद्रोह ये आता है तमिलनाडु, ना कि महाराष्ट्र। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है, डी को सुधार करेंगे। कुछ अन्य विद्रोह भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे कि बघेरा विद्रोह गुजरात में होता है। रामोसी विद्रोह जो है जिसके नेता चित्तर सिंह थे, पश्चिमी घाट। किट्टर विद्रोह कर्नाटक में। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में। फराजी विद्रोह बंगाल में होता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले पहले आदिवासी नेता कौन थे। तो पहले आदिवासी नेता कौन थे? जोड़ा नाग। ऑप्शन बी होगा जोड़ा नाग, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने दांडी मार्च जो यात्रा है वो कब स्टार्ट किया था? कई बार यहाँ से पूछा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये पार्ट रहा। तो दांडी मार्च यात्रा स्टार्ट किया गया था 12 मार्च 1930 को, ख़त्म होता है 6 अप्रैल 1930 को। तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, 12 मार्च 1930। खोंड विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, खोंड विद्रोह की अगर हम बात कर रहे हैं तो खोंड विद्रोह का प्रमुख कारण मानव बलि को प्रतिबंधित करना था, अंग्रेजों के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, जिसके वजह से ये विरोध किया गया। खोंड विद्रोह के नेतृत्व जो किया गया था चक्र विसोई ने किया था, चक्र विसोई ने। तो यहाँ पे दोनों कथन सही होगा, सी को टिक करेंगे। 1 और 2 दोनों सही है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे देख लेते हैं। खोंड मध्य भारत की एक जनजाति है। इसने मानव बलि को अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित करने के कारण एवं नए कर लगाने के कारण अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 1837 से 56 तक विद्रोह किया। इस विद्रोह का नेता चक्र विसोई था, यानी विसोई था। बाद में राधा कृष्ण दंडसेन के नेतृत्व में सवारा एवं अन्य जनजातियों ने भी इस विद्रोह में शामिल हो गए थे। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना याद रखना है कि नेतृत्वकर्ता कौन थे, चक्र विसोई। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। पुर्तगालियों के कालीकट पहुंचने के समय वहां के शासक जमोरिन थे, ये बिल्कुल सही है। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने दीव पर अधिकार कर लिया, ये गलत है। 1509 में दीव पर अधिकार किया गया था, 1510 में तो गोवा पर अधिकार किया गया था। तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत है और हमें सत्य बताना था। तो पहला सही है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर थे, तो ये भी गलत है क्योंकि अल्मीडा जो है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पहला गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर था। वास्तविक संस्थापक कहा जाए तो वहाँ पे हम अल्बुकर्क को टिक करते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है। तो हमें सही बताना था, तो ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ए सही है। साथ ही साथ इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिख रखा है, जैसे कि अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ पाएंगे। 1909 में गोवा पर अधिकार किया गया, जबकि 1509 में गोवा पर अधिकार नहीं, दीव पर अधिकार किया गया था, और 1510 में गोवा पर अधिकार किया गया। और ख़ास बात यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था
और अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मेडा का स्थान लिया था, के पास अधिक बड़ी व्यापक राजनीतिक थी। प्रथम पुर्तगाली तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा ने 90 दिनों की समुद्री यात्रा कर 1498 में कालीकट के समुद्री तट पर पहुंचा था और तत्कालिक शासक जमोरिन ने उनका स्वागत किया था। अल्फांसो द अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको याद रखिएगा। फ्रांसीसियों के भारत आगमन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना कि कौन सा कथन सही है, मतलब असत्य बताना, कौन सा कथन असत्य है। फ्रांसीसी कंपनी पूर्णतः राज्याधीन थी, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये सही है। 1667 में फ्रांसीसी कॉल्बर्ट की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत आया था। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि 1667 में जिसकी अध्यक्षता में अभियान दल आया था वो फ्रांसिस केरॉन थे, ठीक है, फ्रांसिस केरॉन थे, ना कि कॉल्बर्ट। तो ये चीज़ गलत है और यहाँ पे हमें गलत ही बताना था, तो बी को टिक करेंगे। इन्होंने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया, ये सही है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। पढ़ पाएंगे कि लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी इतिहास के कई युगांतरकारी घटनाओं के क्रम में उनके एक मंत्री कॉल्बर्ट द्वारा 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, याद रखना है। और 1667 में फ्रांसिस केरॉन की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत में पहुंचा था और 1668 में इस दल ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया, राइट। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। तो गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया गया था। सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, सभी ने भाग लिया, तो डी यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का रोज़ाना वीडियोस देखने के लिए। माउंटबेटन योजना, जिसे हम लोग जून योजना के नाम से भी जानते हैं, माउंटबेटन योजना ने निम्नलिखित में से किस प्रांत या प्रांतों में लोक निर्णायक संस्कृति की थी। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी, ठीक है, उपरोक्त में से सभी। पढ़ पाएंगे कि माउंटबेटन योजना के तहत उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत सिंध, बलूचिस्तान और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह यानी कि लोक निर्णयार्थ का प्रावधान किया था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा कब की थी। 21 अक्टूबर 1943, ऑप्शन सी 21 अक्टूबर 1943। प्लासी युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य, ध्यान दीजिएगा, असत्य। एग्जाम्स में ज़्यादातर गलतियां इसी वजह से हो जाता है, सत्य और असत्य को हम ध्यान से नहीं देखते हैं। तो देखिए असत्य की बात करें तो 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ, सही है। मीर जाफर एवं दुर्लभ राय नवाब के सेनानायक थे, ये भी सही है। युद्ध के पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया गया, ये भी सही है। तो कोई भी असत्य नहीं, यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस युद्ध में किसने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था। तो मीर कासिम और मीर जाफ़र में आपको कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला थे, यानी सिराज ज इसमें लगता है, तो मीर जाफ़र में भी ज लगता है, तो ये ज वाला दोनों एक साथ होगा, याद रखिएगा, ना कि कासिम। यहाँ पे मीर जाफ़र ही आता है, ठीक है, याद रहेगा इस तरह से। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने लिख रखा, आप इसको आराम से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए लॉर्ड करने वाली स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली से संबंधित है, सर जॉन्स और आंग्ल नेपाल युद्ध, ये गलत है, क्योंकि आंग्ल नेपाल युद्ध जो होता है वो 1813 में होता है। 1813 में सुगौली के संधि के दौरान बाद में जाकर के समाप्त होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस वक्त, क्योंकि 1813 से 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, तो ये चीज़ गलत है, सी को टिक करेंगे। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी होता है, और इस युद्ध की सबसे खास बात ये भी थी कि मराठा शक्ति का जो कि अंत हो जाता है, ठीक है, मराठा शक्ति का अंत यहाँ पे हो जाता है। तो सी यहाँ पे करेक्ट है फिलहाल। देखिए आप चाहो तो पढ़ सकते हो कि आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में हुआ था, मैंने ऊपर में 13 बताया, मतलब 13 से 16 कहीं देता है, कहीं 14 से 16 लिखता है, कि समय तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। इस युद्ध के पश्चात 1916 में सुगौली की संधि हुई, ना कि रस्सी हुई।
93 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था, ये सभी को पता ही है। तृतीय अंग्लो मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ, इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए, स्थानीय स्वशासन की अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड रिपन का नाम आता है, ना कि लॉर्ड रिटन का। तो यहाँ पे ए करेक्ट होगा, जो कि गलत है। सहायक संधि वेलेस्ली देख लिया, राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी हमने देख लिया, स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस देख लिया। तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो लॉर्ड रिपन की बात करें तो लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल किया। बिल्कुल सही है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लागू किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, जबकि 1882 में रिपन ने इसे समाप्त कर दिया। रिपन के कार्यकाल में ही प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 पारित होता है, ये भी सही है। इस कानून के अंतर्गत जिस कारखाने में 100 से अधिक श्रमिक कार्यरत होंगे वहाँ पर 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर नहीं रख सकेंगे। तो ये दोनों के दोनों कथन सही होगा, सी को टिक करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इनके बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि इनके समय में जो नियमित जनगणना स्टार्ट की गई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से किस वर्ष बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो बंगाल से दासों को निर्यात रोक दी गई थी 1789 में, 1789 में। इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कुख्यात सांप्रदायिक पुरस्कार प्रस्तावित किया जिसके द्वारा विभिन्न संप्रदायों में भारतीय व्यवस्थापिक में पृथक प्रतिनिधि की व्यवस्था हुई? तो देखिए, सांप्रदायिक जो पंचाट आपने पढ़ा होगा, जो पुरस्कार है जिसे हम लोग रैमजे मैकडोनाल्ड के बारे में जानते हैं कि इन्होंने पेश किया था, तो ऑप्शन ए हो जाता है। अगला प्रश्न आता है कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसे PWD हम कहते हैं, को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? तो देखिए, PWD जो डिपार्टमेंट है इसकी स्थापना जो की गई थी वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। डलहौजी को भारतीय इतिहास में सबसे महान गवर्नर जनरल में से एक माना जाता है। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को स्थायित्व देने का उनका बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट है कि वह कौन यह समझता था कि 1836 में भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा और शांति के लिए सर्वाधिक खतरा रूसी अभिकल्पना है? तो लॉर्ड ऑकलैंड जो है, ठीक है, ऑकलैंड, ये ऐसा मानते थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अखिल भारतीय जनगणना के बारे में हमें देखना है और बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, अगर जनगणना की बात करें तो सबसे पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, जो कि सही है। 1881 से नियमित रूप से ये की जाती है, ये भी सही है। पंचवर्षीय अभ्यास के रूप में हमेशा की जाती है, ये गलत है, जानते हैं 10 वर्ष पर होता है, ना कि 5 वर्षों पर, तो गलत है। फर्स्ट और सेकेंड करेक्ट है, ऑप्शन सी। और ये अलग बात है कि अभी तक 11 के बाद 21 में जनगणना का हमें होना था, लेकिन अभी 25 चालू हो गया, तो जनगणना हमें नहीं देखने को मिला है। किस वायसराय ने यह कहा है कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई में बहुत खूबसूरत होती? तो ये जो कथन है किस वायसराय ने कहा है? तो लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन के बारे में ये कथन था कि अगर गांधी ना होता तो ये दुनिया वाकई में बहुत खूबसूरत होती, ऐसा इन्होंने कहा था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कहा था कि भारतीय मैदानों में बुनकरों की हड्डियां बिखरी हुई दिखाई देती थी। तो ये भी याद रखिएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ऐसा कथन कहा था कि भारतीय मैदानों में बुनकरों की हड्डियों बिखरी हुई दिखाई देती थी। पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उस पर महाभियोग लगाया गया। उपरोक्त कथन किस गवर्नर जनरल के बारे में है? तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में। और 1784 में कौन थे? तो करेक्ट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी ध्यान में रखिएगा। अगला है कि वह भारत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वायसराय थे और उनके कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू हुआ, आज़ाद हिंद फौज की नींव रखी गई, अगस्त प्रस्ताव आया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ये सब के सब घटनाएं किस वायसराय के समय में हुआ था? तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था। इनका कार्यकाल जो कि 1936 से लेकर के 43 तक रहा, और ये सभी घटनाएं जैसे कि 35 में आज़ाद हिंद फौज, 1939 में अगस्त प्रस्ताव, 40 में भारत छोड़ो आंदोलन, 42 में, तो ये सब घटनाएं आप देखने को मिलेगा इनके समय के। राइट, नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किसे भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का मुक्तिदाता कहा जाता है?
भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेटकॉफ को जानते हैं? ऑप्शन बी। उम्मीद है कि वीडियो आपने अब तक लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया हो तो यार रिक्वेस्ट है करके जाइए। इस चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़े। निम्न में से किसको कर्जन के काल में इंग्लैंड की रेल की प्रणाली एवं प्रशासन पर परामर्श हेतु नियंत्रित किया गया था, मतलब आमंत्रित किया गया था? किसको बुलाया गया था? तो वो है थॉमस रॉबर्टसन। ठीक है, थॉमस रॉबर्टसन, ऑप्शन सी। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। तो ये देखिए 4 घटनाएं दी गई हैं और बताना है कि उनका घटना का सही कालानुक्रमिक कौन सा होगा, मतलब किस क्रम में घटनाएं घटी थी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है व्यपगत का सिद्धांत, इन्होंने 1848 में जो कि प्रस्तुत किया। 17 सबसे पहले स्वीकार हुआ था। सेकंड, अवध का विलय 1856 में किया गया। थर्ड आता है भारत में पहली रेलवे लाइन इन्होंने जो बिछाया था, 16 अप्रैल 1853 की घटना थी। और चौथा पॉइंट है वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच, यानी वुड्स डिस्पैच का जो सिद्धांत है जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वो 1854 में आया। तो अब आराम से हम इसको सजा सकते हैं, यानी सबसे पहले हम देखेंगे तो 1, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 4। 1 3 4 से स्टार्ट कहाँ पर हो रहा है? 1 3 4, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो गाइस आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आज हम इस सेट को ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले, सेकंड लास्ट ये वीडियो था। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कवर करा दूंगा और साथ में सभी का एक मास्टर वीडियो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा ताकि आप रिवीजन कर सकें। और साथ ही साथ अगर आपने इकोनॉमिक्स वाली वीडियोज़ नहीं देखा है 300 क्वेश्चंस का, तो वो ज़रूर चेकआउट कर लेना। 2 वीडियो है 150 क्वेश्चंस का, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, जितना हो सके शेयर करिए। चैनल पे पहली बार अगर आप आए, आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।